नमस्कार। नारी सशक्तिकरण को समर्पित इस प्रेरणादायक प्रोग्राम नारी चेतना में आप सबका स्वागत है। आज दूरदर्शन के इस आंगन में हम बहुत सारी बातें करेंगे। बातें होंगी कुछ इस तरह से कि लेन देन की बातें जैसे, क्योंकि यही तो हमारा जीवन है, यही समाज है। शुरुआत से ही लेन देन शुरू हो जाता है, सारा जीवन ही इससे परिपूर्ण रहता है। और देखिए जी, पुराने समय में शायद आपको याद होगा एक बार्टर सिस्टम था, यानी कि अगर तुम्हारे घर में आलू ज़्यादा है, जो कि आजकल भी है गांव में, तो आप पड़ोसी के साथ बदल के उससे प्याज ले सकते हो। छोटी सी बात है ये। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हम अलग अलग अवस्थाओं में लेते रहते हैं या देते रहते हैं। लेने का मतलब है कि जब छोटे होते हैं, बालक होते हैं, तो हम अपने माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं हम और लोगों से, अपने समाज से, अपने टीचर्स से, सबसे वो चीज़ें ग्रहण करते हैं। और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? उन चीज़ों को वापस करते हैं, क्योंकि ये एक दायरा है चलने का कि गोल पूरा ही तभी होगा, सर्कल पूरा ही तभी होगा जब हम लेन और देन को बराबर करेंगे। आज हम आपको अपने स्टूडियोज़ में श्रीमती आशा शर्मा से मिलवाते हैं। आशा शर्मा एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, लेखिका है, बहुत सारी समाज सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बुज़ुर्गों की देखभाल के साथ। और इन्होंने जो अपने जीवन में सीखा वो इन्होंने अब वापस देना शुरू किया। बहुत बढ़िया कवित्री हैं, और आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, आशा शर्मा जी से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज मैम। मैं शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन चंडीगढ़ की, मुझे आज आपने ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूं। जी आशा जी, सबसे पहले तो सब जन यही सोच रहे होंगे कि आशा जी कौन है। ये तो बता दिया कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, पर जीवन की शुरुआत सीधे ही बैंक मैनेजर से नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बैंक मैनेजर तक लेके जाती हैं, तो थोड़ा सा वो साझा कीजिए। ऐसा था शहनाज मैम, मैं बड़े ऑर्डिनरी घर में मेरा जन्म हुआ। फादर मेरी जॉब में थे, 3 लोग हम पढ़ने वाले थे। पढ़ाई के बाद पढ़ते पढ़ते जब मैंने ग्रेजुएशन की तो बैंक के पेपर दिए, एंड मेरा दिस वाज द फर्स्ट चांस। पहली बार मैं अपीयर हुई, पहली बार आई वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, और हमारा रिजल्ट 4% था तब, एंड आई वाज वन ऑफ दोस। आई वाज लकी तो कि मेरी सिलेक्शन होगी फर्स्ट टाइम में। आई वाज इन द बैंक देन। बैंक में आने के बाद बहुत देर लिखने का भी मैंने कभी नहीं सोचा। मैं 27 साल बैंक में ऐसी ही मेरी ज़िंदगी निकली। उसके बाद जब प्रमोशन ली, थोड़ी सीनियर पोस्टों पे आए, तो कई चीज़ों ने स्ट्रेस डाला मेरे माइंड पे। बहुत जो चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल नहीं है उन्होंने स्ट्रेस किया। तो अंदर से आवाज़ है कि लिखो, इस स्ट्रेस को अंदर ना रखो, लिखो। लिखना शुरू किया। तब लिख भी नहीं पाते थे पूरी तरह से। बचपन में कभी लिखा था, कभी स्टोरीज लिखी थी, वो ट्रिब्यून में छप गई, उसके 50 रुपये प्राइज़ भी आ गया, बस इतनी सी खुशी होती थी, बात बनी नहीं। मैं रिटायर हुई उसके बाद, तो आई थॉट ऑफ, एक दिन मैं प्रेयर्स में थी अपनी सुबह, तो मैंने भगवान से कहा कि आपने मुझे मार्ग दिया था कि लिखो, मुझे तो लिखना नहीं आता, आप मुझे गाइड कीजिए, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। यू वोंट बिलीव, अर्ली इन द मॉर्निंग में सुबह 4 बजे सो रही थी, मुझे किसी आवाज़ ने जगाया कि उठो, आप पेन उठाओ और लिखो। मैं पेन उठा लिया, लिखने के लिए बैठ गई। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई मैं कागज़ लेके। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से शब्द फूटने शुरू हुए। मुझ पे रहमत बरसाओ गज़ल कहनी है, मुझे रास्ता दिखाओ गज़ल कहनी है, जहन में रोशनी भर जाओ गज़ल कहनी है, रूह को शब्द दे जाओ गज़ल कहनी है, तुम हो जाने गज़ल, ईमाने गज़ल, शाने गज़ल, मेरे शेरों में सिमटाओ गज़ल कहनी है। वो शुरू हुआ, वो करते करते 1 महीने में मेरी वो कविता बन गई पूरी, और मेरी प्रेयर पूरी हुई। मैंने सबसे साझा की, सबको अच्छा लगा बहुत। उसके बाद मेरा अनब्रेकेबल मेरा पेन चल रहा है। जैसे सुखविंदर अमृत भी कहती हैं कि मेरे को कविता एक बौछार की तरह आती है, उनके लिए शब्द यूज़ कर दिए हैं कि मैनू शराटे वांगू आंदी है कविता। तो वैसे ही आपके साथ हुआ, और बड़ी प्रभु कृपा रही कि आप अब तक लिखती हैं।
लेखनी तो वैसे आपकी तब भी बंद नहीं हुई थी, चलो उसमें हिसाब किताब ज़्यादा था ज़िंदगी का और जो लिखना है वो कम था। तो वो आपने शुरुआत की तो पहली कविता 1 महीने में पूरी हुई। तो अब कितना समय लगता है आपका? अब तो मैम जैसे कुछ टॉपिक दे देते हैं, अभी किसी टॉपिक स्पेसिफिक किसी डे पे जाना है, तो मेरे को लगा 15 मिनट की बात है। अच्छा। जैसे एक मैंने लिखा भी था एक जगह कि ना लिखूं तो एक सदा सी लगती है, लिखूं तो एक घटा सी लगती है, बड़ी प्यारी सी अदा सी लगती है। तो मैंने भी ये लिखा था कि ना लिखूं तो अपने आप को महसूस होता है कि आज किया ही नहीं कुछ भी। जी। हाँ, लिखना चाहिए कुछ ना कुछ। करते करते 6 किताबें बन गई। अब अभी 2 किताबें मेरी दिल्ली में रिलीज़ हुई। मेरी किताब पब्लिश होने के लिए भेजी थी मैंने किसी पब्लिशर के पास। कोई वहाँ पास बैठे मेरी किताब को पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये है कौन है? हम्म, मैंने उसमें लिखी थी शून्य की परिभाषा। जी। जब मौन कहीं छू जाता है, एक तार कहीं जुड़ जाता है मौन जीवन की परिभाषा, यही मौन मुझे बतलाता है। काफ़ी लंबी कविता थी, उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा अच्छा इनको तो बुलाओ, इनकी कविता मेरी कविता किताबें 10-10 किताबें वहीं पब्लिश हुई, वहीं रिलीज़ हुई। हमारे उपराष्ट्रपति आए हुए थे, लोकसभा के स्पीकर आए हुए थे, बिरला जी भी आए हुए थे वहाँ। बड़ा अच्छा लगा, 3 दिन हमने वहीं स्टे किया। ये बस कविता का लिखने का ही है जो हमें पहचान देता है, अदरवाइज आशा की क्या पहचान है। आशा की तो बहुत पहचान है क्योंकि हर जन आशा को ही ढूंढता रहता है और आशा हाँ, के ही लिए ही चला रहता है। वो आशा को लेके सब लोग जिंदा हैं। जी बिल्कुल। तो आशा जी एक बात बताइए कि अब आपने किताबें लिख ली, जी। तो आपको जब जीवन में जब आप बैंक में थी, तो आपको जैसे आपने बताया कि ऐसी स्थिति थी कि आपने लेखनी की तरफ लिखने की तरफ मुड़ गए। जी। पर अब जब आपने जीवन में ये देखा कि बैंक में तो इस तरह के लोग आते हैं जो परेशान होते हैं और आपको ऐसे भी लगता है कि काश इन्होंने कुछ बातें सीखी होती तो इनको ये परेशानी नहीं होनी थी। जैसे कि बहुत सारे पैसे जमा करने के तरीके, खास तौर पे महिलाओं के लिए, कि हाँ। उनके पास फाइनेंशियल पावर तो पहली बात है ही नहीं, जी। और अगर फाइनेंशियल पावर है तो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। कमाती हैं और बचाती भी हैं, पर बचता वहाँ है जो चीनी के डिब्बे हैं, है ना, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाती वो। पर बिल्कुल। होना चाहिए ये कि वो अपना जो पैसा है उसको बचा भी सके, चीनी के डब्बों से ऊपर आए, उठ बिल्कुल। के मार्केट में जैसे शेयर्स हैं कुछ ऐसा, ये तो चलो बहुत बड़ी बात है। कई बार होता है कि छोटी छोटी बचतें होती हैं वो ही नहीं हमें पता होती मैं और वो फ़ायदा कर जाती हैं। मैं बताती हूँ आपको, ज़िंदगी में सबसे पहला असूल ये होना चाहिए कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हो तो आप एक सैलरी में जीवन काटने की आदत डालो। एक सैलरी आपकी रिजर्व होनी चाहिए। कभी भी कोई वक्त पड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करनी थी मैंने, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। एक सैलरी हमारी बैंक में होती थी, एक सैलरी हम पूरी खर्च करते थे, घूमना फिरना, जो चीज़ पसंद है लेना भी वो। फर्स्ट तो ये है कि जितने आपके पास पैसे हैं, अगर 2 कमाती है तो 1 को सेव करना चाहिए। और ये देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी औरत के लिए, जब उसे पता कि मैं मेरे पास अपने खर्चा करने के लिए, मुझे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेने के लिए सब कुछ है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं फ़ील करती वो। दैट इज़ पार्ट ऑफ हर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। वो उसको अपने आप को एम्पावर्ड समझते कि मेरे पास मेरे लिए उतने फाइनेंसेस हैं जितने मुझे चाहिए। सेकंड, अगर कोई लेडी नहीं जॉब करती तो उसके लिए हमारे पास बहुत सी प्लान्स भी थे बैंक के अंदर कि आप कोई काम करना चाहते हो, कोई लेडी, हम पहले सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। जो गांव की लेडीज़ हैं, शहर की लेडीज़ हैं, कम पढ़ी हुई हैं, कोई जैसे पशुपालन करना चाहती है, कोई मधुमक्खी पालन करना चाहती है, कोई मुर्गी पालन करना चाहती है, कोई खड्डी लगाना चाहती है, ब्यूटिशियन का काम करना चाहती है, अचार मुरब्बे, ईच एंड एवरीथिंग हम उनको गाइड करते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ हम भेजते हैं। उसके बाद फिर हम उनको विजिट करते हैं कि सचमुच आप काम करना चाहती हो। अगर वो सचमुच इंक्लाइंड है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, हम उनको लोन करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन कहते हैं उसको। उस लोन से वो अपना काम शुरू कर सकती हैं और बहुत छोटी छोटी अमाउंट से उस लोन को वापस करते हैं 5 साल में। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। दिस इज़ द सेकंड वे, वो अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। और सेकंड है कि वो दिन में जब औरत ये महसूस करती है मैं फ्री टाइम, बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन उसके टाइम का। तीसरा ये है कि जैसे आपको हस्बैंड ने पैसे दिए, आपके पास कुछ पैसे आ गए, तो आप उसको कोशिश करो कि उसमें से 10% 20% सेव करो।
आपको अगर 100 रुपीज़ दिए तो आप ये समझे मेरे पास 80 रुपीज़ है, मुझे 80 में ही खर्च करना है और आप अपने बजट को उसी में मैनेज करो। दैट इज़ ए वे जिसके साथ कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट कभी नहीं हो, किसी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ज़िंदगी का ये असूल बनाया, अच्छे बुरे सब वक्तों में, बच्चों की शादियाँ भी हुई, पढ़ाइयाँ भी हुई, बट मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पॉलिसीज़ उतनी फिट होती थी कि जब मैंने आज बच्चा कॉलेज में गया, उसकी पॉलिसी शुरू कर, शादी करें तब तक पॉलिसी है, शादी से 3 दिन पहले पॉलिसी ड्यू है। अच्छा। कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम ऐसी प्लानिंग से चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी औरत को किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल बात सही है कि किसी पे आश्रित होने की, किसी पे डिपेंडेंट हाँ। होने की बात जो है, वो एक चीज़ है जिससे हम महिलाएं उठना चाह रही हैं, उठ भी रही हैं। असल में बात ये है कि चाहे उसमें पैसे आएँ या ना आएँ, औरतें अपना काम खुद करती हैं। सारा जी। काम ही लगभग औरतें ही करती हैं बिल्कुल, और वो किसी पे आश्रित नहीं होती। बिल्कुल। जैसे वो यही बात कि घर से औरत जो अपने मायके जाए तो पता चलता है पीछे चाय बनाने की समस्या आ रही है, हाँ, उसमें भी तो आश्रित नहीं बहुत है वो। गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ जी चाय बनाने में भी ना। जी, जेंडर इक्वेलिटी की बात है जी, कि हम एक जैसे समाज की परिकल्पना करते हैं। जो महिलाएं हैं उनको भी उतना ही समाज ने अवसर दिया है और पुरुषों को भी। कुछ समय से तो चल रहा है, अब थोड़ा सा चेंज भी होने लग गया कि पुरुषों के पास पता चलता है अवसर कम है, पर जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं या बड़े स्टेटस पे जाते हैं तो देखते हैं महिलाएं अभी भी कम हैं। यानी वहाँ पर अभी भी देयर इज स्टिल अ रूम इन ऑन द टॉप, जैसे कहते हैं, वो अभी भी समस्या है। उसमें कुछ कारण है मैम। जैसे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आपकी फैमिलीज़ एटमॉस्फेयर आपको अलाउ करता है। आपके हालात ऐसे हैं कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा सकते हो, बच्चों को छोड़ सकते हो, अपने बुज़ुर्गों को छोड़ सकते हो। आपकी जो अटैचमेंट है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दे कीप यू बाउंड। आप उनके साथ बंधे ही रहती हो। जब तक आप उनको सेपरेट करके अपनी इंडिपेंडेंस के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने के काबिल नहीं होते, तो आप नहीं जा पाओगे। वहाँ मर्द चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है औरत की ज़िम्मेदारी भी है, वो अपने आप को कभी डिटैच नहीं कर पाती। फैमिली के साथ अटैच्ड है वो, बुज़ुर्गों के साथ अटैच्ड है वो, घर के साथ अटैच्ड है। वो वहीं रहेगी जैसे मैंने 27 साल एक ही स्टेशन पे काटे, वहीं रह के काटे। मुझे जब तक मेरे बच्चे कॉलेज नहीं चले गए, जब तक मेरे बच्चे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैंने प्रमोशन का सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि औरतें ज़्यादा अटैच फील होने के कारण, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कम प्रमोशन लेती हैं। चांसेस बराबर हैं, चांसेस में कोई कमी नहीं है। पेपर होता तो सभी को अलाउ किया जाता है, कोई भी आओ, ओपन कंपटीशन है, कोई भी अपीयर हो। वो लेती नहीं है चांस क्योंकि उनको पता घर डिस्टर्ब होगा। कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरा ये हो जाता है कि नए शहर में अकेली औरत जब जाती है, जैसे मेरे साथ कई कोलीग्स थे, दे वर फ्रॉम पंजाब एंड वर पोस्टेड इन साउथ। तो अच्छा। बाहर जब हम ऑफिसर कैडर में जाते हैं तो आप देखिए प्रमोशन के बाद आपको फील्ड में काम करना है। नए शहर में, नए स्टेट में, फील्ड में अकेली लेडी को जाके मैनेज करना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी औरत अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी सेफ महसूस नहीं करती हिंदुस्तान में। क्योंकि हमारे कानून में भी अभी थोड़ी कमी मैं महसूस करती हूँ कि जो एक्शंस होते हैं इतने क्विक नहीं है, जो डिसीजंस होते हैं हमारा लॉ उतनी जल्दी उन चीज़ों को लेता नहीं है। दे हैव टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। दिस इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ। फिर आदमी ये सोचता है कि जॉब चल रही है, बस ठीक है, सफिशेंट है। इन्हीं कारणों की वजह से अगर हम इन कारणों पे थोड़ा ध्यान दें, अगर हम औरत की सिक्योरिटी पे मेन काम करें, अगर हम उस कानून को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें जो औरतों को डिसीजन देते हैं, औरतों को जस्टिस देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कोई औरत पीछे रहेगी। तो आशा जी, आप एक बहुआयामी शख्सियत हैं, मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू, थैंक तो यू। आप समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा आपका जी, जुड़ाव है, जी, अलग अलग वर्गों से आप जुड़ी हुई हैं। तो जी। सबसे बड़ी बात उन वर्गों की करते हैं जो कि 60 प्लस के हैं, और 60 प्लस में हम उनको बुज़ुर्ग नहीं कहते क्योंकि ये एक तरीका है, सही में बताएं, कि आपको अलग से कर देते हैं कि अब तो भाई आप रिटायर हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म। तो अब आजकल लेटेस्ट फंडा ये हुआ है कि आई एम टायर्ड, नॉट टायर्ड बट रिटायर्ड। मैं रिटायर्ड, थका नहीं हूँ, रिटायर हुआ हूँ, तो बिल्कुल। मैं अभी भी शुरू करूँगा। पर क्या शुरू करो? ये सबसे बड़ा सवाल है ज़िंदगी का
कि आप शुरू क्या करना चाहते हैं? ये मैम डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है। मेरा लिखने का इंटरेस्ट था, मैंने किताबें लिखनी शुरू करी। मैंने उसके बाद लिटरेचर के ग्रुप्स बनाए, नेशनल, इंटरनेशनल, इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। वर्ड पोइट्री की मैं अभी भी मेंबर हूँ, और मेरी वर्ड पोइट्री जो है फॉरेन की जितने मैगजीन छपते हैं, वहाँ की जो किताबें छपती हैं, मेरी स्टोरीज़, मेरी पोइट्री को वहाँ जगह मिलती है। और पंजाबी का मैंने ग्रुप बनाया, पंजाब दा काफ सागर, उसमें पंजाबी पे हम पूरा काम करते हैं। जितने लोग पंजाबी में लिखते हैं उनकी किताबें भी बनाते हैं, उनको बुलाते भी हैं, कवि दरबार भी करते हैं, उनकी स्टोरीज़ को भी सुनते हैं। अभी मैं ज्यूरी में हूँ, हमारे कनाडा के इंटरनेशनल जो हम पार्टिसिपेशंस में हैं, वो लोग भी साहित्य पे काम करते हैं, मैं ज्यूरी में जाती हूँ। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, जो बच्चे हैं राइट फ्रॉम 4th क्लास 5th क्लास टिल 12th क्लास, वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा उनको लिखने का शौक़ होता है। ऐसे ही बुज़ुर्गों की बात आती है, जो हम बात कर रहे थे, बुज़ुर्गों का इंटरेस्ट है, कुछ तो लिखना चाहते हैं, कुछ गेम्स चाहते हैं, गेम्स में हमने उनके लिए क्लब्स बनाए, वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो चलने फिरने से बहुत आज हो जाते हैं, उनके लिए हम मैनेज करते हैं सपोर्ट, जो उनको सपोर्ट दे सकें, वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। और ओल्ड एज होम में मैंने देखा कोई यही बात नहीं थी, आते हैं वो लोग जिनको हु आर इग्नोर्ड इन द फैमिलीज़, नहीं, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के लोग जिनके पास 3 बेटियां थी, बेटी तीनों शादी हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, और इतनी बड़ी उसके पास कोठी थी, ट्रिपल स्टोरी, उसे डर लगने लगा अपने घर से। शी केम, शी सेड कि मैम मुझे यहाँ ज्वाइन करवा दो, मेरा मन लग जाएगा यहाँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा। और ऐसी सर्कमस्टांसिस में मैं ये समझती हूँ कि अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो हम एक समाज को ज़िंदा रखते हैं, नहीं तो वो आदमी उम्मीद खो देगा, वो आशा को खो देगा। बट मैं जो बैठी हूँ उनकी आशा खोने नहीं देती, उनका साथ देती हूँ। जी, बिल्कुल, आशा जो है वो साथ ही जुड़ी रहती है और हम तभी आगे बढ़ पाते हैं। जी तो आशा जी, आप जीवन के बारे में इतने अनुभव रखती हैं, जी तो आपके बच्चे जो हैं वो भी इस तरह के अनुभवी इंसान हैं और वो बहुत अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं, या हमारे जैसे ही आम बच्चे हैं? ऐसा है मैम, सबसे पहली बात तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, ही वॉज माई गुरु, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, डेथ हो चुकी है उनकी। मुझे संस्कारों में ही अध्यात्मता मिली। अध्यात्मवाद हमारे परिवारों से शुरू हुआ, और मेरे फादर जो थे उर्दू में लिखते थे, मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों भाषा में लिखती हूँ, और मेरे बच्चों में वही संस्कार है। आज भी वो जो भी काम करना है परमात्मा का आशीर्वाद लेके फिर चलते हैं, और तीनों बहुत अच्छे, बहुत वेल प्लेस्ड हैं। ऑल द 3 इंजीनियर्स। एल्डर बेटी है जो मेरी, शी इज़ इंचार्ज इन द इंजीनियरिंग सेक्शन, प्रिंसिपल इंजीनियर है वो, और कई कंट्रीज़ में जा चुके हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है, जहाँ जाते हैं वापस आके हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी वापस आते हैं, उनको फॉरेन का कोई कल्चर टच नहीं करता, एंड दे एन्जॉय देयर लाइफ। ऑल द 3 आर वेरी नाइस। बल्कि हमें उनके लिए पार्टनर्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है कि हमें अपने जैसे पार्टनर्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो सोसाइटी काफ़ी चेंज हो चुकी है, हाँ। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चों का सोचना, खाना पीना बहुत चेंज हो चुका है, सोसाइटी के कल्चर में बहुत चेंज आ चुकी है। जो रिस्पेक्ट और शर्म हमारे टाइम में थी, वो हमारे बच्चों में भी है। बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट आज भी उनके दिल में है। जो डिफरेंस बड़े और छोटे का उनमें आज भी एग्जिस्ट करता है, बट बहुत लोगों में नहीं है। इन बातों से थोड़ा डरते हैं। भगवान की कृपा है, वो अपने कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं अभी तक तो। चलिए जी, भगवान की उन पे कृपा रहे। पर आशा जी, हमने आपसे सवाल इसलिए भी किया था क्योंकि अब समय है जैसे जेंडर इक्वालिटी का, जी तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी देते हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, उनके लिए हमेशा ही समस्या रही कि उनको घर में रुकना पड़ा, और फिर उनका जो मेहनत है घर में जो काम करती हैं वो सारा, वो उसका कोई दाम नहीं है। बिल्कुल। वैसे तो वो अनमोल चीज़ है, बेदाम है, पर क्या है कि उसमें उनका दाम ही नहीं दिया गया क्योंकि किसी तरह की पेमेंट आई नहीं, और बल्कि हर बारी बोला गया ले सूट चाहिए जी, इनको साड़ी चाहिए जी, ये तो मांगते रहते हैं, है ना? पर जबकि उनका हक बनता है वो सब चीज़ों का। तो जब आप अपने बच्चों को देखती हैं, आपने खुद कहा कि ये पीढ़ी बदल चुकी है और इसमें अब हमें मेल ढूंढने में समस्या आ रही है कि हमारी जैसी सोच का दूसरा व्यक्ति है क्या, जबकि बच्चे तो एक जैसा ही सोचते हैं।
उनमें कोई नयापन नहीं है, उनकी जो सोच है, अगर आप सबको यंगस्टर्स को देखें तो उनकी सोच जो है सिमिलर सोच है। मैं ये मानती हूँ मैम, सोच जो है बेशक सिमिलर है, पर जो विचारधारा, जो संस्कार है, उनका बहुत बड़ा रोल है। और आपके संस्कारों में एक पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिव वे से सोचेंगे। अगर आप जिस कल्चर में पले बड़े हुए, आपने नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, आपके माइंड पे वो इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। और वो जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं निकलता है। वो आप बच्चों को पॉजिटिव वे में परवरिश देते हो तो यू विल फील कि आपके बच्चे फ्लरिश करते हैं, उनको मोटिव। मैं आपको एक इंस्टांस सुनाती हूँ छोटा सा। माई यंगर डॉटर वॉज इन 9th क्लास। तो एक दिन उसका फाइनल एग्ज़ाम था, मैं बैंक से आई तो नेक्स्ट डे साइंस का पेपर था, तो मुझसे चिपट के रोने लगी। क्या हुआ तेरे को, किसी ने मारा है, टीचर ने कुछ कहा है? नहीं मामा, नहीं मामा। क्या हुआ? कल को मेरा एनुअल एग्ज़ाम है। मैंने कहा फिर रोने की क्या बात है? कहती मुझे कुछ नहीं आता। किस चीज़ का कुछ नहीं आता? साइंस का। तो मैंने कहा सारा साल पढ़ा नहीं है? कहती पढ़ा था, कुछ नहीं आता। मैंने पहले तो सोचा दे के थप्पड़ लगाऊं इसके, भी किया क्या सारा साल। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर इसको अभी तूने डोज दे दी ना तो जब सारी रात के लिए गुल हो जाएगी, और फेल तो हुई पड़ी है। फिर मैंने पॉजिटिव ऐसे सोचा, मैंने कहा तो क्या हुआ, मैं आ गई ना, अभी 5 बजे है ना, सुबह तक कितना टाइम है हमारे पास, कितने घंटे हैं, तेरे पेज कितने हैं, तेरे कितने लेसन हैं? कहती 8 है कि 9 है, उसके थे क्वार्टर के। 9 लेसन सिर्फ, और कितने क्वेश्चन? 27। आ जा, अब बैठते हैं। रात को मेरे 3 बज गए और मैंने उसके जितने लंबे लंबे आंसर्स थे उनको शॉर्ट करके एब्रीवेट करके उसको याद करवा दिया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, नेक्स्ट डे व्हेन शी केम आउट, और शी वाज द ओनली कैंडिडेट हु स्कोर्ड 89% इन साइंस, एंड बाकी बहुत से बच्चे फेल हुए क्योंकि बहुत लंबे आंसर्स थे उनके। तो मुझे कहती मामा दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। अगर आप तब मुझे 2 चपेट लगा के बिठा देते घर पे या डांट देते, शायद मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती। जिस दिन मैं पेपर में गई, वो कॉन्फिडेंस मैंने रिगेन किया और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। दैट इज़ द वे। अगर हम बच्चों को समझें और उनको वो पॉजिटिविटी दें। अगर मैं उसे कहती कि एक दिन तो बाकी रह गया, अभी तू कुछ नहीं कर सकती, छोड़ इसको, तो उससे वो डिप्रेस भी हो जाती और आगे के लिए हौसला नहीं होता। उसी को पॉजिटिव वे में हमने दिया और अब ज़िंदगी में यही डिसीजन लेते बड़े पॉजिटिव वे से। एंड शी हैज़ बीन टू 21 कंट्रीज़ ऑल अलोन। उसकी कंपनी उसको भेजती है अभी भी पीछे जाके, बल्कि अभी उज़्बेकिस्तान में थी। मैंने कहा या वार शुरू होगी, आप यूरोप के कंट्रीज़ में जा रहे हो। आई वाज वरीड। अभी लास्ट वीक आई है वो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो अब घर पे तो है, इतना वार हो रहा है बाहर। सो इसमें हमारी परवरिश का भी बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चों के कल्चर चेंज हो रहे हैं ना, वी शुडंट लीव देम सो फ्री। हमें थोड़ा उनको वॉच भी करना है, वो कर क्या रहे हैं, किस कल्चर में जा रहे हैं, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। उसको डाइवर्ट करने के लिए उसकी टेबल पे वो किताबें भी रखो जो उनको पढ़नी चाहिए। तो किताबों से आपकी ये वाली बात भी करते हैं हम कि आपने भी टेबल पे कुछ किताबें रखी हैं, और देखिए उसमें से कुछ क्या पढ़ के सुनाएंगी आप हमें? हाँ, मैं नारी हूँ, मैं आपको कविता लिखी मैंने। जी। मैंने सारी नारियों को ये कविता समर्पित की, तब से जब से हमारे वेदों में, ग्रंथों में औरत का नाम आया। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मेरी अष्टभुजाएं हैं। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मेरी अष्टभुजाएं हैं। मेरे दुनिया में होने से सजीव सभी दिशाएं हैं। जन्मदाती, संसार चलाती, पोषक भी कहलाती हूँ। फिर किस कारण से मैं कोख में मारी जाती हूँ। ईंटों के बने इस मकान को प्यार से घर बनाती हूँ। अपना भोजन दे बच्चों को अन्नपूर्णा बन जाती हूँ। अपने बच्चों की देख रेख कर आया भी कहलाती हूँ। वक्त पड़े रक्षा की खातिर चंडी भी बन जाती हूँ। विश्व की परिभाषा पढ़ सरस्वती भी बन जाती हूँ। जुल्म ना हो किसी इंसान पर रक्षा करने आती हूँ। कूटनीति को खत्म करने अपनी वीणा बजाती हूँ। दुष्टों को मैं पल में पकड़ूं दुर्गा फिर कहलाती हूँ। पति को पाने की खातिर पूजा करने जाती हूँ। पति को पाने की खातिर पूजा करने जाती हूँ। शिव जैसे पति के ऊपर सर्वस्व मैं लुटाती हूँ। शिव की अर्धांगिनी बनकर पार्वती कहलाती हूँ। मेरे वंशज सुख से जिए वादा करके आती हूँ। पति के साथ वन में जा वनवासी कहलाती हूँ। धर्म की रक्षा करने हेतु दुष्टों का दलन कर जाती हूँ। औरत का सम्मान बचाने रावण का वंश मिटाती हूँ।
सीता मन उद्धार करूं मैं, घर घर पूजी जाती हूँ। अपनी पाकीज़गी के दम पर यम को भी मैं झुकाती हूँ। पति के प्राणों को मैं यम से वापस लेकर आती हूँ। आँच ना आने दूं सुहाग पर सावित्री बन जाती हूँ। इसीलिए तो हर घर में गाथा बन गुनगुनाती हूँ। अब तक जो भी हो चुका वो है एक गुजरा पल। अब तक जो भी हो चुका है वो है अब एक गुजरा पल। अब ना करना औरत के साथ और कोई नया छल। पूर्ण शक्ति की प्रतीक जो सशक्त करने आई है, विश्व औरत दिवस पर हर औरत को बधाई है, हर औरत को बधाई है। सो मैंने ये कविता जो लिखी थी, हर औरत को मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये मैंने कहीं लिखा था कि संसार का आधार तो, वक्त की पुकार तो, भगवान का उद्धार तो, उठ फकत उठ फकत उठ फकत। गीता की पहचान है तू, सीता की पहचान है तू, राधा की तान है तू, द्रौपदी का सम्मान है तू, सावित्री का प्राण है तू, रावण का दमन है तू। चल फकत चल फकत चल फकत। जुल्म का उठे हाथ जो, टूट जाए श्वास वो, उठ जाए जो पग तेरा, हिल जाए ये धरा। उस शक्ति को पहचान तू और ना बन नादान तू। उठा के अब हथियार तू, बता दे अपना सार तू। अपनी गीता खुद रचत खुद रचत खुद रचत। झूम उठेंगी हवाएं, नाच उठेंगी फिजाएं, मुस्कुराएंगी लताएं। जुल्म न टिक पाएगा, लौट कर ना आएगा। रख दुर्गा का मान तू, ढूंढ ले अपना स्थान तू। वजूद को अपने पकड़, इतना ही फकत इतना ही फकत इतना ही फकत। सो औरत दी शक्ति, औरत जी, मैं कई बारी मैंने महसूस किया अगर औरत इस दुनिया में ना होती, अब महसूस करके देखो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे रंग, बहुत सारी खूबसूरती नहीं होती। पर आपकी ये बात बड़ी सही लगी हमें कि अपनी गीता को खुद ही रच तू। अपनी गीता खुद रचत, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक्सपीरियंसेस, अपना कर्म करना। गीता ने कर्म करने का मार्ग दिया, वो कर्म करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, सिंसियरली करना चाहिए। मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई दीवार आपको रोक सकती है। आप हर दीवार फांद सकते हो जब अगर आप लगन है और काम करने की इच्छा है। आशा जी अभी अपने बारे में बता रही थी और उन्होंने जो बातें बताई हैं, हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। आप इसको सुनेंगे, मन में रचेंगे इनको, क्योंकि गीता भी तो हम ही ने ही रचनी है, औरतों ने ख़ास तौर पे, क्योंकि अब जो सिस्टम आने वाले हैं वो कुछ बदलाव तो ला ही रहे हैं। तो हम सबको उसके लिए ध्यान भी देना है, मेहनत भी करनी है, पिछले को साथ लेके चलना है, अगले के लिए रास्ता बनाना है। यही तो औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बताएं कि हमारे साथ ही श्रीमती आशा शर्मा, जो कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत समाज के लिए कार्य करती हैं। आप सब हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, आपका धन्यवाद। और आशा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे दर्शकों की शुक्रगुजार रहूँगी अगर वो हमारे इस प्रोग्राम को देखकर अपने विचार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।